नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक और रेवा रोड में बदमाशों ने पूर्व मुखिया के बोलेरो गाड़ी से 8 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। कांटी थाना क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी NH 28 पर अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। और बीते दिनों हुई सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा SBI बैंक लूट कांड में पुलिस ने 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार। सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित धर्म कांटा के समीप बदमाशों ने पूर्व मुखिया के बोलेरो गाड़ी से 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जिले में पूर्व मुखिया से 8 लाख रुपए की लूट हुई है। पूर्व मुखिया की आंख में धूल झोंककर बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर 9-2-11 हो गया। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की खोजबीन की जा रही है। घटना शहर के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां भगवानपुर चौक के पास रेवा रोड स्थित धर्म कांटा से कुछ बदमाश पूर्व मुखिया की बोलेरो गाड़ी से 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पारू थाना क्षेत्र के सरामस्तपुर गांव के रहने वाले आलोक सिंह की पत्नी और पूर्व मुखिया गायत्री सिंह कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस से रुपए निकालकर ले जा रही थी। क्रॉस में SBI की शाखा से कुछ करीब 8 लाख रुपए की राशि, जैसा कि उनका कहना है, तो वो निकाल के जा रही थी और उसको अपने पर्स में रखा था, बोलेरो गाड़ी में थी। उसके बाद सदर थाना क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है धर्म कांटा के पास, इन्होंने आम लेने के लिए गाड़ी अपनी रोकी। इसी बीच कुछ अपराधी किस्म के लोग थे, उन लोगों ने उसका 8 लाख रुपया उनको बाद में फंसाने के उपरांत उनका 8 लाख रुपया का बैग चोरी कर लिया है। हम लोग गए हैं, CCTV फुटेज वगैरह सब खंगाला जा रहा है और फर्दर कार्रवाई की जा रही है। इसमें लूट वूट की कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ना कहीं पर कोई बल प्रयोग है, ना किसी तरह का हथियार कहीं पर यूज़ किया गया। CCTV फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और ना ही किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। कांटी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के NH पर एक अनियंत्रित ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। मौके पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। वहीं ताज़ा मामला जिले के कांटी थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीप NH 28 पर बुधवार को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को कुचल दिया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है और अनियंत्रित ट्रक भागने लगा, जिसको देखकर स्थानीय लोगों ने शोर मचाया, जिसके कारण ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कांटी थाने की पुलिस पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। साथ ही मृतक युवक के मोबाइल फ़ोन से परिजनों को घटना की सूचना दी है। मृतक की पहचान पताही के एक युवक के रूप में हुई है। ट्रक चालक का गड़बड़ी है। कहाँ का सर व्यक्ति था? ये तो मोबाइल से सूचना मिला है कि पता नहीं कहा लगता, उसके परिजन को खबर कर दिया गया है, आ रहा था। कांटी थाना क्षेत्र के कपड़पुरा गांव में लीची के गाछी में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिले के कांटी थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या कर फेंक दिए जाने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार कांटी थाना क्षेत्र के कपड़पुरा गांव में युवक की हत्या कर उसके शव को लीची गाछी में फेंक दिया। बुधवार की सुबह लोगों ने शव को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर SKMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान कपड़पुरा गांव निवासी मोहम्मद लाल बाबू के रूप में हुई है। मृतक पेशे से ड्राइवर था। वहीं इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पूरे मामले पर
एसपी पश्चिमी सईद इमरान मसूद ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र में एक युवक का सुबह से शव बरामद किया गया है। शव को देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने पीट कर हत्या की है। पूरे मामले की छानबीन थाना क्षेत्र में आज सुबह एक गाछी में एक युवक की लाश मिली है। उसको देख के लग रहा है, इंक्वेस्ट से लग रहा है कि कोई उसने सर पे किसी ने मार के उसको जो है वहाँ पे फेंका है और ये लड़के की पहचान हो गई है। इसमें लोकल ही लड़का है वो, और अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। इसमें पहचान वगैरह हो, लड़के की पहचान हो गई है। उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब जैसा आवेदन आएगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। परिजनों से मुलाकात वगैरह कुछ सामने आया? अभी इनिशियल स्टेज है, अभी नहीं सामने आया है, इस पर कार्रवाई हो रही है। प्रथम दृष्टया सर क्या मामला लग रहा है? कोई दुश्मनी का ही मैटर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की हुई है, सर पे चोट काफ़ी गहरी है, उसको मार के हत्या की गई है, उसे लग रहा है। कांटी कोठिया मन के पास बांध से पिछले कई दिनों से पानी का रिसाव हो रहा है। जिला जल संसाधन विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। बूढ़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जिले के कई प्रखंड इन दिनों जलमग्न है। पिछले दिनों नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से कांटी के कोठिया मन के पास बने मुख्य सुरक्षा बांध से 5 दिन पूर्व पानी का रिसाव तेजी से शुरू हो गया था। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया था। बांध से पानी के रिसाव होने की सूचना पर जिला प्रशासन के निर्देश पर जल संसाधन विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। फ्लड फाइटिंग टीम भी लगातार डटी हुई है। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन के कई प्रशासनिक अधिकारी खुद बांध की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि मानसून पूर्व तैयारियों के तहत तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के आदेश के बावजूद कई तटबंधों को सुदृढ़ नहीं किया गया था, जिसके कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद दबाव के कारण कई तटबंधों में रिसाव होने पर बांध को मजबूत करने का काम शुरू हुआ। दिनों से रिसाव हो रहा था? अभी 15 दिन से काम हो रहा है। वो पहले से मतलब उधर टूटा था ना, तो पत्थर उथर आया, मिट्टी ये सब डाला और है सही। अब रिसाव नहीं हो रहा है? उसके बाद नहीं। 20-25 दिन पहले से है सर यहाँ पे। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो अभी कुछ मिला जुला के बहुत अच्छा है। कितने दिनों से ये बांध पे काम चल रहा है? ये काम चल रहा है वही लमसम 10-15 दिन से। इससे पहले जो रिसाव हुआ था उससे कैसे निपटे थे आप लोग? उसमें वही हुआ था जो सर पत्थर उथर गिराया हुआ था, उसके बाद में कुछ भी नहीं, उसके आगे तरीके नहीं किए। पानी गंडक का इस पार आने लगा था? हाँ जी, उस टाइम में। तो कैसे रोके आप लोग? वही पत्थर विथर डालने से और मट्टी भरने से रुका है, और उसके बाद में कुछ भी नहीं। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार का कहना है कि अभी फिलहाल किसी भी तटबंध में रिसाव नहीं हो रही है। तटबंध सारे सुरक्षित हैं। आपको मैं बता दूं, सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि सारे तटबंध सुरक्षित हैं वर्तमान में, और लगातार इंजीनियर्स और प्रशासनिक पदाधिकारी कैंप करके उसका नियंत्रण निरीक्षण भी कर रहे हैं। कहीं से भी यदि पानी के धार से दबाव की बात आती है, प्रेशर की बात आती है, तो वहाँ तुरंत 24 घंटा एक करके काम कराया जाता है। वर्तमान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसके चलते लोगों को सोचना पड़े। बागमती नदी की पुरानी धारा भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बोचा प्रखंड के कई गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर बिहार में भारी बारिश से नदियां उफान पर है। बूढ़ी गंडक से लेकर बागमती व अन्य छोटी बड़ी नदियों ने इस पूरे क्षेत्र में कहर बरपा रखा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक आफत की बाढ़ आई हुई है। सबसे ज़्यादा कहर तो गंडक और बूढ़ी गंडक ने मचा रखा है। शहरी इलाके में पानी भर गया है। सबसे बुरा हाल शहर का हो रखा है। शहर के निचले इलाकों में बूढ़ी गंडक का पानी भर गया है। मोहल्ले में नाव का परिचालन हो रहा है। यही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। वहीं अब बागमती की पुरानी धारा भी तबाही मचाना शुरू कर दी है। बूढ़ी गंडक नदी का पानी बागमती की पुरानी धारा में गिरने से बोछा प्रखंड के कई इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। स्थिति यह है कि बसौली सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं खेत में पानी फैलने से किसानों की फसल पर काफ़ी असर पड़ा है। मुजफ्फरपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती के बाद अब बागमती की पुरानी धारा तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बोचहा प्रखंड के बसौली जाने वाली पक्की सड़क है और सड़क पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी जमा है। यानी पुरानी बागमती की पानी इधर फैलने से किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। हम अपने इधर दिखाना चाहेंगे लेफ्ट साइड में, देखिए
किस तरीके से पुरानी बागमती जब अपना रौद्र रूप पकड़ रही है, ऐसे में किसानों की फसल काफ़ी बर्बाद हो रही है। आपको बता दें कि ये इलाका जो है, यहाँ सबसे अधिक बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। सब्जी की खेती के लिए ये इलाका जाना जाता है और पूरी तरीके से पुरानी बागमती की पानी जो है वो इधर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा और चारों तरफ इधर ज़्यादातर सब्जी की खेती होती है और सब्जी की खेती के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई है। फसल पूरी तरीके से डूब चुका है और डूबने के कारण है कि किसानों की कमर काफ़ी टूट गई है, जिसके कारण वो लोग परेशान दिख रहे हैं। खासकर ये महीना जो है वो धान रोपनी का महीना है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ का पानी इस इलाके में तेज़ी से फैल रहा है, वैसे किसान काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। समाहरणालय सभागार के जिलाधिकारी ने जिले में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने को लेकर विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। जिले में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने लघु, कुटीर और घरेलू उद्योग से संबंधित विभागों के कार्य की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले में कृषि आधारित छोटे उद्योगों के संचालन पर जोर दिया। वहीं केसीसी में कम उपलब्धि पर गहरी नाराजगी जताते हुए इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। वहीं वियाडा के अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। में जिले में इंडस्ट्रियलाइजेशन की समीक्षा की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज छोटे स्केल पर या मीडियम स्केल पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ बॉटलनेक से इसको बढ़ाया जाए, और उसको लेकर काफ़ी बेहतर चर्चाएं हुई हैं। और जिस तरह के प्रपोजल्स, जो भी प्रपोजल्स इस ज़िले में इंडस्ट्रीज़ की स्थापना के लिए आएंगी, उनको हम लोग तुरंत जो भी स्वीकृति इस लेवल से दी जानी होगी वो देना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिले में इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल बढ़े। बूढ़ी गंडक नदी का पानी मीनापुर प्रखंड के रघई गांव में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण गांव के लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। प्रखंड मुख्यालय से भी संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। पिछले कई दिनों से बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यह आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। बूढ़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को संकट में डाल दिया है। खासकर नदी के नीचे में बसे मीनापुर प्रखंड के रघई गांव के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तटबंध के दोनों दिशाओं से गांव में पानी प्रवेश कर जाने से लोगों को प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया है। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए प्रशासन द्वारा अब तक नाव की व्यवस्था नहीं करने से पीड़ितों में भारी आक्रोश व्याप्त है। रघई गांव में चारों ओर बाढ़ के पानी का फैलाव होने लगा है। गांव के लोग अपने बाल बच्चों के साथ ऊंचे स्थान पर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि निचली भूमि में बाढ़ का पानी फैल जाने से पशुपालकों में पशु चारा के लिए हाहाकार मच गया है। सरकारी नाव के अभाव में पशुपालकों को नदी में तैरकर पशु चारा काटने के लिए जाना पड़ रहा है। इस स्थिति में किसी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं गांव में जाने का मुख्य रास्ता बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण लोगों का आवागमन प्रभावित हो गया है। मनियारी थाना की पुलिस ने 43 दिन बाद एक युवती की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए ऑनर किलिंग में माता पिता को गिरफ्तार किया। जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बगल के गांव में एक लड़के से प्रेम संबंध रखने पर एक युवती को उसके परिजनों ने निर्मम तरीके से मौत की नींद सुला दी। ऑनर किलिंग में हुई हत्या की इस घटना का खुलासा पुलिस ने 43 दिन के बाद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लड़की के माता पिता को बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव की है। पूरी सच्चाई सामने आने पर लोग सन्न है। दरअसल 1 जून को कुर्नी थाना इलाके के चंद्राटी गांव में पानी से भरे गड्ढे में एक युवती का शव मिला था। मृतक के चेहरे को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके।
कुर्नी थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात मानते हुए पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया था। 2 जून को मृतिका के परिजन अचानक बेटी की हत्या कर शव को तेजाब से चेहरा जलाकर शव फेंक दिए जाने का आरोप लगाते हुए उग्र हो गए। तब पता चला कि मरने वाली लड़की मनियारी थाना के माधोपुर सुस्ता निवासी शंकर राय की बेटी थी। परिजनों के बवाल पर पुलिस पहुंची तो परिजनों ने पड़ोस के ही 2 युवकों पर पूजा के अपहरण हत्या का आरोप लगाया और उसको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने लोगों के दबाव में आकर दोनों युवकों को जेल भेज दिया। SSP जयंत कांत के आदेश पर ASP मसूद ने खुद इस मामले की छानबीन शुरू की। कई साक्ष्यों को संकलित करने के बाद मनियारी पुलिस ने मृतिका पूजा के चाचा लाल बाबू राय को उठा लिया। लाल बाबू राय से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। ASP व सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पूजा का पड़ोसी गांव विशुनपुर गिद्दा के युवक से प्रेम संबंध था, जिसका परिजन विरोध कर रहे थे। पूजा परिजनों की बात मानने को तैयार नहीं हुई तो 31 मई की रात को माता पिता व अन्य संबंधियों ने मिलकर उसे घर के पीछे गाछी में ले गए और उसकी हत्या कर दी। किलिंग का मामला सामने आया था, उसमें माता और पिता ने, जो मृतिका की माता पिता हैं, उन दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि वो एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उनकी बेटी का, जिसका वो लोग विरोध करते थे। उसी में आक्रोश में आकर के एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी में लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को छुपाया गया, लाश को एक मन में कुढ़नी में जाकर के फेंका गया। फेंकने से पहले भी उसका जो है चेहरा डिस्ट्रॉय किया गया ताकि उसकी पहचान छुप सके। तो आगे सर इसमें माता पिता जी के एक्यूज है, क्राइम एक्यूज है, तो क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है? इसमें उन लोगों को हम लोग अभी मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो पहले इसमें जो नाम दिए थे उन लोगों ने अपहरण के केस में, उन सब पे उनको हम कोर्ट को लिख रहे हैं कि अब जो नया इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसी आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस को भी सर गुमराह करने की कोशिश की गई। हाँ, इसमें उस दिन जिस दिन बॉडी मिली है, एक तो पहले FIR इसमें 2 दिन लेट कराया, उसके बाद जब बॉडी मिला उसके बाद इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट किया, प्रेशर बनाया कि इस पे जो अभियुक्त जो ये लोग नाम बता रहे हैं उन्हीं वही दोषी हैं, उन्हीं को अरेस्ट किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। सरैया थाना क्षेत्र में बीते दिनों रेपुरा SBI बैंक में 7 लाख रुपए लूट कांड की घटना में जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस कांड में शामिल 6 अपराधियों को हथियार और लूट के पैसे के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने बीते दिनों सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा बाजार के नज़दीक स्टेट बैंक की शाखा में हथियार के बल पर हुई करीब 7 लाख की लूट का उद्भेदन किया है। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से हथियार, कारतूस, गांजा और लूट की कुछ राशि भी बरामद की है। दरअसल बीते सप्ताह दिन दहाड़े 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा बाजार के नज़दीक स्टेट बैंक की शाखा में 6,82,000 रुपये लूट लिए और इस दौरान दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने बैंक के अंदर और बाहर कई राउंड फायरिंग करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस ने पूरी घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए सिटी SP और SDPO के नेतृत्व में तत्काल विशेष टीम का गठन किया और जिसके बाद टीम ने CCTV फुटेज और फायरिंग के वीडियो के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें से एक की पहचान हुई
तो पुलिस ने नज़र रखी शुरू कर दी, जिसमें यह अपराधी एक जगह पर इकट्ठा होकर किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे थे। तो पुलिस ने छापेमारी दल का गठन करते हुए छापेमारी करते हुए 6 अपराधियों को 5 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, गांजा और मोबाइल फ़ोन के साथ मोटरसाइकिल बरामद की है और लूट की रकम में से मात्र 61,000 पुलिस ने बरामद किए हैं। इसकी जानकारी देते हुए जयंत कांत ने बताया कि सिटी एसपी और एसडीपीओ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घटना का उद्भेदन करते हुए 6 अपराधियों को हथियार समेत अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों का पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन इनमें से एक अपराधी कुख्यात नक्सली का बेटा भी है। लास्ट वीक मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में एक एसबीआई बैंक में, जिसमें लगभग 6 लाख रुपए की लूट की घटना की गई। लूट के दौरान क्रिमिनल्स ने फायरिंग भी की और लगातार फायरिंग करके लोगों के बीच में दहशत फैलाई। इस मामले में डीएसपी सरैया, सिटी एसपी मुजफ्फरपुर और उस क्षेत्र के एसएचओस के साथ में बनाई गई विशेष टीम ने इस घटना के तुरंत बाद में लगातार छापेमारी की, रेड की और क्रिमिनल्स का सुराग निकाला, जिससे पुलिस को क्रिमिनल्स के बारे में पता लगा, उनकी पहचान हो सकी। इसके बाद में पिछले 24 घंटों में पुलिस को सूचना मिली कि ये क्रिमिनल्स फिर से इकट्ठा होकर एक जगह पर लूट की योजना और डकैती की योजना की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई सिटी एसपी मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान उनको घेरा गया। घेरने के बाद में 6 क्रिमिनल्स जो कि इस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6 पिस्टल्स और गोलियां बरामद की गईं। और इसके अलावा जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने एसबीआई बैंक में अपने लूट की इस घटना के बारे में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी और इसमें जो हथियार इस्तेमाल हुए थे और उसके साथ में जो पैसे इस्तेमाल हुए थे वो सभी के जो है पुलिस ने रिकवरी कर ली है। थैंक यू। कितनी अमाउंट बरामद है सर? इसमें 6 लाख रुपए था, जिसमें से जो है 61,000 रुपये जो कि इस घटना में था, जिसमें बैंक का पहचान भी है, वो सारा बरामद किया गया है। इसके अलावा जो हथियार है, जो लूट के दौरान एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें लगातार ये लोग दहशत पब्लिक के ऊपर भी फायरिंग कर रहे थे, वो भी बरामद कर लिया गया है और इसमें टोटल 6 हथियार थे जिसको बरामद किया गया। पेशेवर अपराधी थे जिस तरीके ये इन लोगों का कोई अभी तक के कोई आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं मिला है, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से या प्रॉपर्टी क्राइम से जुड़ा हुआ कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। लेकिन इसके अलावा जो ये क्रिमिनल्स थे, इसमें से एक के जो पिता है वो कुख्यात नक्सली रहा है और जो कि जेल गया हुआ है, और बाकी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास निकाल। किस इलाके के रहने वाले हैं? ये सभी जो हैं कथैया पारू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि इकट्ठा होकर इस क्राइम को अंजाम दे रहे थे। सीएसपी संचालक की भूमिका आ रही थी इसमें जो सीएसपी संचालक है, घटना के बाद में उस सीएसपी के पास पे जा करके वहाँ पे लोगों ने अपनी पहचान छिपाई और पहचान छिपाने के बाद में वहाँ से एक दूसरे ऑटो से वो वहाँ से फरार हुए, जिसको पुलिस ने बाद में सीसीटीवी के थ्रू पता किया और उसमें उसकी अरेस्टिंग की। समाहरणालय सभा कक्ष में जिला उप विकास आयुक्त ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक कर संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जिला समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले में चल रही तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार की अहम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही लंबित योजनाओं को समय रहते पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। साथ ही लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि ज़िले में लंबित विकास योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है ताकि एक समय सीमा के अंदर समस्या का निष्पादन हो सके। ग्रुप की बैठक हम लोग सामान्यतः करते हैं, जिसमें ज़िले में विभिन्न जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चलती हैं उनमें यदि कहीं किसी भी तरह के ज़मीन अधिग्रहण से रिलेटेड या और भी कोई भी बाधा होती है तो उसको हम लोग पीएमजी की बैठक के माध्यम से दूर कराते हैं। तो ये बैठक हम लोग करते हैं। इसमें बेसिकली आज कांटी जो थर्मल पावर है वहाँ के लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड और जो मझौली चिरौत जो NH बन रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों पर भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया
और वहाँ के जो हडल्स हैं उसको दूर करके काम को तेज़ी से बढ़ाने का निर्देश दिया है। समाहरणालय परिसर में कांग्रेस के सदस्यों ने बैलगाड़ी से पहुंचकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि और बढ़ते महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से देशव्यापी धरना प्रदर्शन के दौरान बुधवार को जिला कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोतीझील स्थित पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर समाहरणालय परिसर पहुंचकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि कोरोना महामारी के समय से केंद्र की सरकार अपना खजाना बढ़ने में लगी है और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनों का कमर तोड़ दिया है। यदि केंद्र की सरकार इस कीमतों को कम नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का मूल्य वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रव्यापी यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार आज हम लोग समाहरणालय में तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय से जुलूस लेकर मुख्य मार्ग होते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ पर मांग पत्र देंगे और मोदी सरकार फेलियर सरकार है। यह जो है कह के आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, कुछ नहीं दिया। गरीबों को, मिडिल क्लास को, किसान को, मजदूर को यह खून सींच रहा है। 4-5 उद्योग को फायदा पहुंचा रही है यह गवर्नमेंट। यह गरीब विरोधी है, यह मध्यम वर्गीय विरोधी है, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। अवगत हो ही गया हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथी हम सब जिस दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उस दिन से कम हतप्रभ होकर के दाम रोके हुई है और आगे भी कांग्रेस को आम जन का सहयोग मिलना चाहिए ताकि महंगाई पे और शासन व्यवस्था पे यदि कोई लगाम लगा सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस लगा सकती है। हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी लगा सकते हैं। यह 3 दिन से हमारा आंदोलन चला, इस बात को साबित भी करता है कि 3 दिन से सरकार को डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई और आगे भी हमारा अनवरत चलते रहेगा। ये कंप्लीट फेल्योर सरकार, जिस तरीके से इनकी दाढ़ी बढ़ते जाती है उसी तरीके से पेट्रोलियम प्राइस भी बढ़ाते जा रहे हैं और एक पेट्रोलियम और डीजल का प्राइस बढ़ा करके ये चारों बगल से महंगाई बढ़ाना चाहते हैं। चौतरफा महंगाई का विकास हो रहा है, एकमात्र विकास हो रहा है वो है महंगाई का विकास। सदर अस्पताल में एंटीजन किट की कालाबाजारी मामले में गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। जिले के सदर अस्पताल में एंटीजन किट कालाबाजारी में आरोपी प्रबंधक और लैब टेक्नीशियन के गिरफ्तार नहीं होने के कारण इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की शिकायत पर आयोग ने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को जांच का आदेश दिया है। दरअसल अधिवक्ता एसके झा ने एंटीजन किट कालाबाजारी मामले को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद आयोग अब अपने स्तर से छानबीन कर रहा है। जानकारी के अनुसार कालाबाजारी के लिए स्कॉट किए गए 4000 से अधिक एंटीजन किट के अलावा बड़े पैमाने पर पीपीई किट, नेबुलाइजर, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स आदि को सकरा पुलिस ने जब्त किया था। इस मामले में पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के 7 कर्मियों को नामजद अभियुक्त बनाया। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी और 2 फरार है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि 2 जो बचे हैं उनको बचाने में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी लगे हैं। अब आयोग से न्याय की उम्मीद है। के सदर अस्पताल में जो बीच में एंटीजन किट कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिसके आलोक में बहुत सारे जांच टीम गठित हुआ, लेकिन आज तक कोई जांच टीम का निष्कर्ष नहीं हुआ। इसमें जितने भी लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया उसमें से कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ फरार हैं। सवाल ये उठता है कि इसमें जो भी लोग जांच में जो आला अफसर हैं स्वास्थ्य विभाग के, उस स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर तक जांच क्यों नहीं पहुंच पा रही है। इन सारी तमाम बातों को लेकर के हमने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष में एक याचिका दायर किया, जिसके आलोक में माननीय आयोग के द्वारा एक आदेश दिया गया है एसएसपी मुजफ्फरपुर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर को कि अपने स्तर से इस मामले का जांच करें और उचित कार्रवाई के लिए उन लोगों ने एक रिपोर्ट भी माननीय आयोग के द्वारा मांग किया गया है। क्योंकि जिस समय कोरोना के दौर में
लोग मर रहे थे इलाज के अभाव में, और उस समय यहाँ पर एंटीजन किट का कालाबाजारी चल रहा था। ये क्या मामला है? अब जब मामला प्रकाश में जब आया, जिस समय मानवता तार तार हो रही थी, तो उस समय जब मामला प्रकाश में आता है तो अब जांच को ही दबाने का प्रयास किया गया। तो हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी हम प्रयास कर रहे हैं, माननीय आयोग के समक्ष में भी गए, हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष में भी हम अर्जी दाखिल करेंगे। कवि गीतकार राम इकबाल सिंह राकेश के स्मृति पर्व पर आमगोला स्थित निजी आवास पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी के प्रमुख कवि गीतकार राम इकबाल सिंह राकेश के स्मृति पर्व के अवसर पर बुधवार को आमगोला के नीतेश्वर मार्ग स्थित शुभानंदी परिसर में विचार गोष्ठी और कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विषय प्रवेश कराते हुए साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि घोषित रूप से कविवर राकेश ने किसी महाकाव्य का सृजन नहीं किया, लेकिन उनकी कई लंबी कविताएं महाकाव्यात्मक औदात्य से भरी हुई है। गांव, प्रकृति, जीवन, आध्यात्म, मूल्य और विराट मनुष्य राकेश जी की रचनाओं के केंद्र है। वे भाषा और भाव दोनों में समृद्ध थे। शिल्प कौशल और भाव वैभव उनके सृजन में देखने योग्य है। हम उनका स्मरण अपने को संस्कारित करने के लिए करते हैं और पीढ़ियों में ऐसे रचनाकार इसलिए जीवित रहते हैं कि उन्होंने अपने जीवानुभव और समृद्ध परंपरा को अक्षर रूप में भविष्य के सामने अर्पित कर दिया है। धरणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश की जयंती है। राम इकबाल सिंह राकेश एक ऐसे कवि थे जिनका यौवन काल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विभिन्न पत्रिकाओं के संपादन के साथ ही साथ साहित्यिक विभिन्न विधाओं के लेखन के लिए समर्पित रहा और व्यतीत ही हुआ। वहाँ से जब लौटे अपने यौवन काल के उत्तरार्ध में तो गांव चले गए। उनका गांव यही भदई है और गांव में रहते हुए जिस तरह से ग्रामीण अंचल और लोक जीवन को उन्होंने पास से अनुभूत किया, विशेष रूप से फसलों की भाषा, चिड़ियों की भाषा, हरियाली की भाषा, इन सब की अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में हम पूरी जीवंतता, ताजगी और ऊर्जा के साथ देख सकते हैं। राम इकबाल सिंह राकेश केवल एक बड़े और श्रेष्ठ कवि ही नहीं, एक बड़े कुशल गद्यकार थे और लोक गाथा पर जितना उन्होंने काम किया है, हिंदी साहित्य में शायद ही उनके समकालीन और उनके बाद किसी लेखक ने उतनी गंभीरता के साथ और व्यापकता के साथ काम नहीं किया। राम इकबाल सिंह राकेश एक ऐसे विराट और बड़े कवि का नाम है जिन पर कई शोध ग्रंथ भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किए गए। उन्होंने जीवन यापन के लिए बनारसी दास चतुर्वेदी जी की पत्रिका में जब संपादक के रूप में काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने निवेदन किया कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, वैश्विक भाषाओं का भी ज्ञान है और वैश्विक साहित्य का भी आपने अध्ययन किया है, तो क्या आप अनुवाद का कार्य कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि कोशिश करता हूँ। स्टालिन की एक जीवनी थी अंग्रेजी में, स्टालिन की जीवनी जैसे इनके सामने रखी गई, एक रात में उसका पूरा का पूरा अनुवाद कर दिया और बहुत ही प्रामाणिक और हिंदी में पहली स्टालिन की जीवनी जिसे हिंदी में प्रस्तुत करने का काम बनारसी दास चतुर्वेदी ने राम इकबाल सिंह राकेश के माध्यम से किया। राकेश जी ने इतना अच्छा अनुवाद किया था कि उनकी मूल किताब की तरह वो प्रस्तुत हो गए और उन्हीं के नाम से उस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसकी खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।